मैं बलवंत सिंह यादव, अध्यापक, गांधी इंटर कॉलेज कूबा, मेहनाजपुर, आजमगढ़। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन की कक्षा में हिंदी विषय में निर्धारित जो संस्कृत व्याकरण है, उसमें हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, इस विषय पर आज हम आपको जानकारी देंगे। अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक भाषा के शब्दों को दूसरी भाषा के शब्दों में परिवर्तित किया जाता है। तो आइए देखते हैं अनुवाद के बारे में। अनुवाद शब्द खुद संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसमें अनु उपसर्ग, वद धातु और घय प्रत्यय का योग है। अनुवाद एक भाषा के शब्दों को दूसरी भाषा के शब्दों में बिना भाव परिवर्तन किए बदलना अनुवाद कहलाता है। इस बात को याद रखिएगा कि भाषिक परिवर्तन होता है अनुवाद में। अनुवाद एक प्रक्रिया है जिसमें जब हम एक भाषा के शब्दों को दूसरी भाषा के शब्दों में बदलते हैं तो ध्यान ये रखते हैं कि भाव नहीं बदलना चाहिए। इसलिए बड़ी सुंदर परिभाषा दी गई है इसकी कि एक भाषा के शब्दों को दूसरी भाषा के शब्दों में बिना भाव परिवर्तन किए बदलना अनुवाद कहलाता है। अनुवाद की जानकारी के लिए हम आपको बता दें कुछ निर्धारित नियम हैं जिन्हें जानना परम आवश्यक है। सबसे पहले तो हम जब किसी हिंदी वाक्य का संस्कृत भाषा में अनुवाद करते हैं तो ध्यान देते हैं वाक्य के कर्ता का। सबसे पहले हमें पकड़ना है कि इस वाक्य का कर्ता कौन है, और कर्ता जानने के लिए जब हम वाक्य पढ़ेंगे तो वाक्य की क्रिया से पहले जब हम कौन शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो कर्ता मालूम हो जाता है। कर्ता क्रिया को करने वाला होता है। किसी भी वाक्य की क्रिया बिना कर्ता के संपन्न नहीं हो सकती। कर्ता शब्द आप समझ लीजिए, कर्ता का अर्थ ही है करने वाला। कर्ता कोई न कोई कार्य करेगा, इस बात को हमेशा याद रखिए। हम आप बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि देखो मोहन क्या कर रहा है, सोहन क्या कर रहा है, तो देख कर आने वाला कहता है सर वो कुछ नहीं कर रहा है, केवल बैठा है। तो आप इस बात को समझिए, कर्ता कोई न कोई क्रिया करेगा, चाहे वह जा रहा होगा, वह खा रहा होगा, गा रहा होगा या सो रहा होगा। वो सो रहा है तो भी सोने वाला कार्य कर रहा है, बैठा है तो भी बैठने वाला कार्य कर रहा है। तो कर्ता हमेशा कोई न कोई कार्य करेगा। तो अनुवाद के लिए सबसे पहला जो आवश्यक है वाक्य में जो पदार्थ, वह है कर्ता। तो कर्ता हम जानेंगे, और कर्ता जानने के बाद देखिए हमने लिखा है या पुरुष का ज्ञान। पुरुष का ज्ञान। अब देखेंगे कि जो कर्ता वाक्य का है वह किस पुरुष का है, वह किस पुरुष का है, इसको हमें जानना पड़ेगा। कर्ता के पुरुष का ज्ञान। संस्कृत में 3 पुरुष हैं, आप देख रहे हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। कोई कभी प्रश्न कर दे कि अन्य पुरुष, तो आप समझ लीजिए वो प्रथम पुरुष के बारे में पूछ रहा है। तो प्रथम पुरुष में कोई नाम, मैं बहुत ही आसान सरल तरीके से आपको समझा रहा हूं, पुरुष ज्ञान को देखिएगा। मैं और तुम को छोड़ दिया जाए, मैं और तुम के रूपों को छोड़ दिया जाए तो दुनिया में जो भी नाउन प्रोनाउन बचते हैं, जो भी संज्ञा सर्वनाम है, सब प्रथम पुरुष में है। याद रखिए, तुम और मैं के रूपों को छोड़ दिया जाए तो शेष जितनी भी संज्ञाएं हैं, जितने भी सर्वनाम हैं, सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। कोई भी नाम प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है, चाहे वो राम हो, श्याम हो, सीता हो, गीता हो या हिमालय हो, कोई भी नाम। तो नाम हमेशा प्रथम पुरुष में आएगा और उसके साथ
सर्वनाम कौन कौन आएंगे? सिर्फ तुम और मैं के रूपों को छोड़ दो, क्योंकि तुम मध्यम, मैं उत्तम और शेष प्रथम। ये फार्मूला याद रखिए। मैं उत्तम हूं, तुम मध्यम हो और शेष जितने बचते हैं सब प्रथम हैं। बोलने वाला सदैव उत्तम होता है, जिसे बात कही जाती है वो मध्यम होता है, और जिसके बारे में बात कही जाती है वो प्रथम होता है। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष क्यों कहते हैं? उसके पीछे कारण यह है कि वक्ता और श्रोता के बीच में वो नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं कि तुम मोहन को बुला लाओ, तो मोहन यहां नहीं है, यहां सिर्फ मैं और तुम। वह यहां नहीं है, और आप जानते हैं अभी हमने कहा किसी का भी नाम प्रथम पुरुष में आता है, तो मोहन नाम है, वह प्रथम पुरुष का है, यहां नहीं है बोलते वक्त, इसलिए उसको अन्य पुरुष भी कहा जाता है। तो पुरुष का ज्ञान समझ लीजिए आप, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये जो पुरुष है वह वचन भेद से 9 भागों में, 9 रूपों में पाया जाता है। पुरुष का विभाजन किया गया वचन भेद से, तो आप देखिए ये 9 हो गए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आप हिंदी पढ़ रहे हैं, प्रश्न कर सकते हैं कि सर हिंदी में ये द्विवचन कहां से आ गया? तो आप हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करने जा रहे हैं, इसलिए संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है उसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये 3 पुरुष और 3 वचन के अनुसार पुरुष 9 प्रकार के हो गए। तो वचन का ज्ञान, पुरुष का ज्ञान आपको हो गया। वचन देखिए, वचन के बारे में समझिए। यहां तो हमने धातु रूप दे दिया है, क्योंकि पुरुष का ज्ञान कराया है। वाक्य में कर्ता होगा, क्रिया होगी, कर्ता का पुरुष हमने बता दिया, तो क्रिया के बारे में समझिए। लिखा है धातु रूप। जब आपको गुरुजी कहते हैं कि गम धातु का रूप याद करके आओ, पठ धातु का रूप याद करके आओ, तो आप रूप क्या चलाते हो? पठति पठतः पठन्ति। ये आप रूप चलाते हो किसका? धातु का। यदि कोई धातु की परिभाषा पूछे तो आप बताएंगे क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। याद रखिए, बड़ी सुंदर परिभाषा है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पठति क्रिया है, पठति का मूल रूप क्या है? पठ। गच्छत क्रिया है, मूल रूप है गम। भवति क्रिया है, मूल रूप है भू। तो क्रिया का जो मूल रूप है वही धातु है। और याद रखिएगा, क्रियाओं का जो लिंग है, कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया प्रभावित नहीं होती। कर्ता के लिंग का क्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ता। आगे हम आपको बताएंगे, बड़ी विस्तार से बताएंगे। तो ये जो क्रिया है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये भी 3 पुरुष में है। आपको कर्ता में हमने बताया कि 3 पुरुष है, और वचन भी कर्ता में 3 मिले, इसमें भी 3, तो क्रिया के भी 9 रूप मिले। अनुवाद में इस बात को ध्यान रखिएगा, कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। अनुवाद का पहला अति आवश्यक नियम कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, क्रिया उसी पुरुष और उसी वचन की होती है। इसलिए स्वतंत्र कर्ता कहा जाता है। कर्ता स्वतंत्र होता है और क्रिया तो उसकी चेरी है। एक बात याद रखिएगा, परीक्षा में कभी कभी वाक्यों को शुद्ध करने के लिए दे दिया जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं कि क्रिया के अनुसार कर्ता को बदल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको याद रखिएगा। बोर्ड की परीक्षा में बच्चे प्रायः गलती करते हैं कि क्रिया के पुरुष और वचन के अनुसार वे कर्ता को बदल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार क्रिया को बदला जाता है। तो क्रिया के भी वचन का ज्ञान होना चाहिए। क्रिया भी कई प्रकार की हो गई? 9 प्रकार की। आप देख रहे हैं, पुरुष और वचन के अनुसार क्रिया भी 9 प्रकार की। तो 9 प्रकार के कर्ता और 9 प्रकार की क्रिया। तो आप अनुवाद जब भी बनाएंगे, अभी हमने कहा
कि कर्ता अगर प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी। जैसे ये कह दिया जाए कि मोहन पढ़ता है, छोटा सा उदाहरण देखिए, मोहन पढ़ता है, वाक्य मिल गया आपको। मोहन क्या है? मोहन एक नाम है। वो बड़ा आदमी है, छोटा बालक है, उससे मतलब नहीं, हमको नाम से मतलब है। ये व्याकरण है, शब्द ब्रह्म है। तो मोहन एक नाम है और नाम किस पुरुष में है? प्रथम पुरुष। अभी हमने आपको बताया था कि किसी का भी नाम पूरे ब्रह्मांड में, चाहे जो भी नाम है, चाहे जो भी संज्ञाएं हैं, सब प्रथम पुरुष में आती हैं। तो मोहन एक नाम है, अकेला है, एक वचन है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी, पठति। आपका अनुवाद बनेगा मोहनः पठति। तो इस तरह से अनुवाद बनाने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि कर्ता किस पुरुष और किस वचन का है, तो आप क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की बनाएंगे। कभी कभी अनुवाद करते समय मध्यम पुरुष का कर्ता जो सर्वनाम के रूप में आता है छिप जाता है और बच्चे परेशान हो जाते हैं। परीक्षा में हमने देखा है, पेपर में कभी कभी ऐसे वाक्य आ गए हैं कि नाम दिया हुआ है लेकिन जो क्रिया है वो मध्यम पुरुष की लग गई। अब लड़के घबरा गए, लड़के समझ गए कि नाम गुरुजी ने बताया कि प्रथम पुरुष में है, वाक्य में नाम है लेकिन क्रिया लग गई मध्यम पुरुष की। कैसे? उसमें मध्यम पुरुष का कर्ता जो सर्वनाम के रूप में है छिप गया। जैसे मैं कहूं, जैसे इसमें कोई लड़का है, मैं कह दूं सोहन आओ, अनुवाद क्या बनेगा? सोहन आओ, नाम है सोहन। अभी आपको बताया कि नाम प्रथम पुरुष का है, तो क्रिया भी आपको प्रथम पुरुष की दिखाई दे रही है कि लगा दें प्रथम पुरुष। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वाक्य तो लिखा है सोहन आओ, सोहनः आगच्छ। अब प्रश्न खड़ा हो गया आपके दिमाग में कि आगच्छ जो क्रिया है, आ उपसर्ग लग गया गम धातु में, आगच्छ क्रिया बन गई, तो ये तो मध्यम पुरुष एक वचन का है और सोहन प्रथम पुरुष एक वचन का, पुरुष दूसरा और कर्ता का, क्रिया का पुरुष दूसरा। इस संदेह को मिटाने के लिए मैं बता दूं, सोहन आओ छुपा है तुम, सोहन तुम आओ, और यही तुम जो मध्यम पुरुष का है, मध्यम पुरुष की क्रिया को बुला रहा है। सोहनः आगच्छ, तात्पर्य तुम आगच्छ, तुम आओ। तो अनुवाद करते समय इन छोटी छोटी बातों को समझना है। अगला है लिंग का ज्ञान। देखिए, हमारे हिंदी में तो 2 ही लिंग हैं, लेकिन संस्कृत में 3 लिंग हैं। 3 लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ध्यान दीजिएगा, यह लिंग कर्ता के लिंग का ज्ञान कराने के लिए बताया गया है। कर्ता के लिंग का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, याद रखिएगा। कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया कभी नहीं बदलती। व्याकरण में अष्टाध्यायी में स्वयं पाणिनि ने लिखा है इस बात को, और वरदराज ने भी इसका उल्लेख किया है। पतंजलि ने खुद महाभाष्य में कहा है कि कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया कभी नहीं बदलती, अर्थात क्रिया पर कर्ता के लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे? मोहन जाता है, देखिए मोहन पुल्लिंग है, मोहनः गच्छति, और कह दिया जा सीता जाती है तो भी हो गया सीता गच्छति। तो कर्ता का लिंग भले बदले लेकिन क्रिया का लिंग नहीं बदलता। तो अनुवाद में क्यों लिंग का ज्ञान आवश्यक है? इसलिए कि मान लो कह दिया गया मोहन, सोहन, सीता, रीता, गीता, हिमालय, गंगा, ये तो आप समझ गए, आकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत समझ गए। लेकिन अगर ये कह दिया जाए पत्ता गिरता है, अब आपको सोचना पड़ेगा पत्ता किस लिंग का है, तभी तो आप पत्रम बनाएंगे। जल, जब आप जल शब्द का अनुवाद करेंगे तो जलह नहीं करेंगे, जलम करेंगे। तो इस तरह से लिंग का ज्ञान आवश्यक है। जब भी आप अनुवाद करेंगे
तो कर्ता के लिंग को आप जानेंगे, रूप चलाने के लिए जानेंगे, क्रिया लगाने के लिए नहीं, रूप चलाने के लिए जानेंगे कि कर्ता का लिंग क्या है, तो उसका रूप हम कैसे चलाएंगे। अब आइए देखते हैं विशेषण एवं विशेष्य को। जब आप वाक्य पढ़ेंगे तो कभी कभी हिंदी वाक्यों में विशेषण मिलते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा है, विशेषण क्या है? विशेषण एक शब्द है। जब शब्द भेद आपको पढ़ाया गया होगा तो वहां बताया गया था कि विकारी और अविकारी दो प्रकार के शब्द मिलते हैं। ये विकारी शब्दों में आता है जिनमें परिवर्तन होता है। तो विशेषण वे शब्द हैं जो किसी की विशेषता बतलाते हैं, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो विशेष्य होते हैं। अब आप अनुवाद करते इसमें ध्यान देंगे कि जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है उसका लिंग क्या है, क्योंकि विशेषण विशेष्य के वचन और लिंग के अनुसार प्रभावित होते हैं। बात समझिएगा, जो विशेषण शब्द हैं, क्योंकि शब्द आपको मिलेगा, व्याकरण में लाल आ गया तो आपको लाल रंग वहां नहीं मिलेगा, लाल शब्द मिलेगा जो आपको बताएगा लाल रंग की तरफ। तो विशेष किस लिंग का है, किस वचन का है, किस पुरुष का है, उसी के अनुसार आपका विशेषण बदलेगा। जैसे घोड़ा आ गया, लाल घोड़ा आ गया, तो क्या होगा? लाल शब्द है, रक्त है। लाल साड़ी आ गई, चूंकि घोड़ा अश्व है वहां, तो रक्त है आपका। अगर साड़ी आ गई, लाल साड़ी, तो साटिका तो स्त्रीलिंग हो गई, तब विशेषण वही लाल शब्द किसमें बदलेगा? रक्ता में बदलेगा। तो इसीलिए विशेषण और विशेष्य का ज्ञान होना आवश्यक है कि वाक्य में जो विशेष्य है, जिस शब्द की विशेषता बतलाई जा रही है, वह किस लिंग, किस पुरुष, किस वचन का है। तो विशेषण का लिंग वचन वही हो जाएगा, पुरुष वही हो जाएगा। अब देखिए, कोई भी अनुवाद आप करेंगे तो उसमें आपको क्रिया के लकार को जानना पड़ेगा, कारकों को जानना पड़ेगा, प्रत्यय को जानना पड़ेगा, बहुत सी जानकारी चाहिए। आइए क्रम से हम बताते हैं अनुवाद में लकारों का प्रयोग। आप लकार पढ़ते आए, कभी सोचे हैं कि इसको लकार क्यों कहते हैं? शायद कभी नहीं सोचे होंगे, प्रश्न भी नहीं किए होंगे गुरुजी से अपने कि इसको हम लकार कहते क्यों हैं। लकार पढ़ते चले आए और शायद 5 लकार पढ़े होंगे। संस्कृत में 10 लकार होते हैं, 10 गढ़ हैं धातुओं के और 10 लकार हैं। इसको लकार क्यों कहते हैं? क्योंकि सब में ल है। हमारे संस्कृत व्याकरण का एक नियम है, कोई अकेला वर्ण हम नहीं बोलते, शुद्धता के लिए हम उसमें कार जोड़ते हैं। जैसे अ बोलना है तो बोलेंगे अकार, ग बोलना है तो कहेंगे गकार, स बोलना है कहेंगे सकार, ई बोलना है कहेंगे इकार। वैसे ल बोलना है तो कहेंगे लकार। सब में ल है। अष्टाध्यायी में पाणिनि ने लिखा है, आप पढ़िए। सब में ल है, लट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार, जो भी है प्रारंभिक वर्ण ल है, इसलिए इनको लकार कहा जाता है। लकार क्या है? काल, समय। कर्ता अपनी कोई भी क्रिया किसी न किसी समय में संपन्न करता है। तो क्रिया का वह रूप जिसे समय का बोध हो, कर्ता के द्वारा संपन्न की गई क्रिया के समय का बोध हो, वह लकार के अंतर्गत आता है। देखिए, इंटरमीडिएट की पाठ्यक्रम में शायद 5 लकार हैं। आप देखिए, पहला है लट लकार। अष्टाध्यायी में लिखा है वर्तमाने लट। वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग किया जाता है। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में किया जाता है। अनुवाद करते समय ध्यान दीजिएगा, हमारे संस्कृत में जो अंग्रेजी में कॉन्टिन्यूअस है, हमारे यहां अलग से कोई शब्द नहीं जोड़ा जाता है। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है और ये कह दिया जाए श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य आ गया श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि संस्कृत की जो क्रिया है वह अपने आप में पुढ़ रहा रहे नहीं जोड़ना है। तो श्याम पुस्तक पढ़ता है, श्याम क्या है? नाम है।
और नाम प्रथम पुरुष में श्याम अकेला है, एक वचन है, और पुस्तक कर्म है। आगे हम बताएंगे जब कारक पढ़ाएंगे तो कर्म क्या है। तो पुस्तक कर्म है, पढ़ना क्या है, क्रिया है। तो कर्ता एक वचन प्रथम पुरुष, तो क्रिया भी एक वचन प्रथम पुरुष की लगेगी। श्याम पठति, क्या पढ़ता है, पुस्तक। कर्म में द्वितीया लगती है, कर्मणि द्वितीया के अनुसार श्याम पुस्तकम पठति। यदि वाक्य आ जाए श्याम पुस्तक पढ़ रहा है तो भी आप घबराएंगे नहीं, यही अनुवाद बनेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा, संस्कृत में बिना विभक्ति या यूं कहिए कि बिना प्रत्यय, जो सुबंत और तिगंत प्रत्यय हैं, बिना उनके प्रयोग के कोई शब्द शुद्ध नहीं माना जाता। जैसे श्याम है तो श्यामा लिखना पड़ेगा, राम है तो रामा लिखना पड़ेगा। तो वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है। तुम और श्याम जाते हो, दो हैं, जब दो कर्ता आ जाएगा तो द्विवचन की क्रिया हो जाएगी। देखिए, तुम श्यामः च गच्छथ, गच्छति गच्छत, तो तुम है गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छत, मध्यम पुरुष द्विवचन, क्योंकि तुम है। और फिर देखिए, राम और श्याम बाजार जाते। यहां एक प्रश्न उठता है, वाक्य में दो पुरुष मिल जाएं तो कैसे लगाएंगे? श्याम प्रथम पुरुष का है, तुम मध्यम पुरुष का है। 123 फार्मूला याद रखिएगा। प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष का कर्ता मिला तो क्रिया मध्यम पुरुष के अनुसार लगेगी। अगर मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष का कर्ता मिला तो क्रिया उत्तम पुरुष के अनुसार लगेगी। तो वर्तमान काल में क्रिया संपन्न हो रही है लट लकार। लंग लकार क्या है? भूतकाल, कर्ता के क्रिया का समय बीत चुका है। यहां भी चुका चुकी हमारे संस्कृत में नहीं है। देखिए, छात्र चला गया, जाने वाला काम संपन्न। छात्र चला गया, छात्र नाम है, कोई भी नाम, संज्ञा सर्वनाम हमने बताया। तो छात्र अकेला है, एक वचन, चला गया, लंग लकार। अगच्छत प्रथम पुरुष एक वचन। छात्रा चली गई, देखिए मैं क्यों ये दिया उदाहरण, क्योंकि अगच्छत दोनों में है। आप देखिए, दोनों में अगच्छत है, क्रिया लिंग से नहीं प्रभावित होती। छात्र पुल्लिंग है, छात्रा स्त्रीलिंग है, लेकिन क्रिया वही है। भविष्यत काल वह समय जिसमें भी कर्ता को अपनी क्रिया संपन्न करनी है, लिट लकार में आता है। जैसे वह पढ़ेगा, न तो पढ़ रहा है न पढ़ चुका है, बल्कि अभी पढ़ेगा, वो भविष्यत काल आने वाला समय। तो उसमें भविष्यत काल की क्रिया लगती है, रूप लगता है, शब्द रूप, धातु रूप, जो भी आप चलाएंगे तो ध्यान देंगे काल का। वह पढ़ेगा, वह सर्वनाम है। मैंने आप कहा तुम और मैं के रूपों को छोड़ करके जितने भी सर्वनाम हैं सब प्रथम पुरुष में आते हैं। तो वह न तो तुम है न मैं, इसलिए प्रथम पुरुष। वह अकेला एक वचन, सह। पढ़ेगा, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, रूप चलता है, तो सह पठिष्यति। तुम कब आओगे, कब देखो अव्यय है, इसका रूप नहीं चलता। अव्यय वे अविकारी शब्द हैं जिनके रूप नहीं चलते। संस्कृत में परिभाषा है, सदृशम त्रिशुलिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत्न वेतद अव्ययम्। जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, सभी लिंगों, सभी वचनों, सभी विभक्तियों में समान रहता है, वो अव्यय है। अनुवाद क्या बना? तुम मध्यम पुरुष एक वचन, त्वम। कब? कदा। कदा माने कब? गमिष्यसि मध्यम पुरुष एक वचन, तुम कब जाओगे, प्रश्नवाचक है। लोट लकार क्या है? आज्ञार्थक है। मैं लकार बता रहा हूं, अभी कारक सब विभक्तियां बताना है। लोट लकार आज्ञार्थक, किसी को आज्ञा देना, तुम पढ़ो, तुम जाओ, तुम खाओ, तो वो सब चीजें, या इच्छा अनुमति के लिए भी इसका प्रयोग होता है। देखिए, वह जाए, सह गच्छतु। कर्ता और क्रिया का संबंध केवल आप जानिए, कर्ता एक वचन, क्रिया एक वचन। कर्ता प्रथम पुरुष, क्रिया प्रथम पुरुष। तुम पढ़ो, तुम कर्ता मध्यम पुरुष, तो क्रिया भी पठ, मध्यम पुरुष एक वचन। आशीर्वाद अर्थ में देखिए लिखा हुआ है, दीर्घायु हो, चिरंजीवी भव, भू धातु, मध्यम पुरुष, लोट लकार एक वचन, भाव। विधिलिंग लकार, ये देखिए इच्छा कभी कभी प्रकट करता है कोई भी, कि हमको जाना चाहिए, हमको खाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो इस तरह की इच्छाओं को भी प्रकट करने के लिए, कभी कभी अनुमति लेने के लिए, जैसे आप अंग्रेजी में
मे आई कम इन सर कहते हैं, सब चीज़ों का भी विधिलिंग में प्रयोग होता है। और इसमें को शब्द है, उसको आप कर्म कारक का चिन्ह मत समझिएगा। मोहन को पढ़ना चाहिए, लड़के को पढ़ना चाहिए, जो को आपको दिखाई दे रहा है ये कर्म संज्ञक नहीं है। वो हम कर्तृप्सित तमो कर्म आएगा तो बताएंगे। यहां देखिए, लड़के को पढ़ना चाहिए, विधिलिंग लकार, पठेत पठताम पठेयु, पठ पठतम पठेत, रूप चलता है, लड़का है, एक वचन है, बालक, क्रिया भी एक वचन बनेगी, प्रथम पुरुष पठेत। लड़का क्या करे, देखिए लड़का क्या करे, अनुमति मांग रहा किसी से, अब क्या करना चाहिए, तो लड़का बालक किम कुर्यात, शब्द रूप और धातु रूप का संबंध है। कुछ विशेष चीजें अनुवाद में आप समझ लीजिए। जब वाक्य में दो कर्ता हो, च से जुड़े हो, तो क्रिया द्विवचन, मध्यम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष का कर्ता, जैसा हमने आपको बताया था, तो मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी। उत्तम पुरुष का कर्ता अगर प्रथम मध्यम के साथ आ जाए तो क्रिया उत्तम पुरुष की लगेगी। 123 फार्मूला याद रखिएगा, हमेशा प्रथम के बाद मध्यम, मध्यम के बाद उत्तम, ये क्रिया लगती है। और कभी कभी वा से कर्ता जुड़ जाते हैं, मोहन अथवा सोहन जाए, तो अथवा हो गया, माने एक जाए, तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी। मुझे उम्मीद है कि आज का पढ़ाया हुआ, दिया हुआ मेरा ज्ञान आपके समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो में हम आपको अनुवाद में कारकों के प्रयोग के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।